Okay, so we are good to go live. फाइन, तो हम चालू कर सकते हैं ना सर? हाँ 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 जी। तो सबसे पहले मैं अपने बाकी मेंबर्स को और हमारे बाकी दर्शकों को सर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। आज हमारे साथ बतकही के एपिसोड नंबर 15 में हैं श्री सुरेंद्र राजन जी, जिन्हें आपने कई सारी फिल्मों में, कई सारे और भी रोल्स में, एड फिल्म्स में देखा होगा। कई लोग सर को और भी तरीके से जानते हैं, एज अ पेंटर, एज स्कल्पचर और एज फोटोग्राफर, बट ज़्यादातर लोग उन्हें एक्टिंग के फील्ड में ही जानते हैं। सर ने आज सर करीब 82 वर्ष के हो चुके हैं और पिछले 20-22 साल से सर फिल्मों में हैं और तमाम 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और उससे भी ज़्यादा कई सारी एड फिल्म्स में भी सर ने काम किया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुरेंद्र राजन जी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं, जोड़ तो आप सबको रहे हैं हर्ष, और ये बड़ी खुशी की बात है और आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो हम सेशन चालू करते हैं। सेशन के शुरुआत में मेरा एक पहला सवाल है जो आमतौर पर हो सकता है सभी के दिमाग में होगा, जो आपसे परिचित हैं किसी न किसी तरीके से। वो ये कि इस 82 साल की जर्नी में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं, किस चीज को मानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि तो मुझे लगती है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है असल में, कि मेरा जो महान लोग हैं जैसे बेगम अख्तर हैं, उनके साथ मेरी बातचीत हुई, उनके फोटोग्राफ खींचे, मेरी फरमाइश पर उन्होंने कुछ मेरी पसंद की गजल भी सुनाई थी। आमिर खान साहब हैं। फिर ये भी मुझे थोड़ा सा गौरव अनुभव होता है कि मैं उसी समय इस धरती पर था जब चार्ली चैपलिन भी थे, गांधी भी थे, इस तरह के बड़े बड़े लोग रहे हैं। तो क्योंकि मैं ये जो पेंटिंग में कोई अवार्ड मिल जाना या इसका फिल्म में जो काम किया उनमें अगर मुझे कोई अवार्ड मिल गया तो इसे मैं उपलब्धि नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपना जो सेंसेस है उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ पूरा का पूरा। तो मेरा कोई ये मेरा विषय नहीं रहा है कि मैं बहुत अच्छा पेंटर या बहुत धनवान बन जाऊं या मेरा बहुत नाम हो जाए या फिल्मों में इसलिए आया हूं कि मेरा बहुत नाम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उपलब्धि के नाम पर यह है कि मैं कम से संतुष्ट हूं कि मैं अपना इस्तेमाल कर सका अपने जीवन का 82 साल का, और पॉजिटिव रहा और सब अभी भी तमाम लोगों से मिलता जुलता रहता हूं। तो अगर मुझे अचीवमेंट लगता है तो यही लगता है। बाकी ये अचीवमेंट्स नहीं है कि मुझे फोटोग्राफी में बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड मिल गया या एक्टिंग में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। तो ये सब मेरे लिए उपलब्धियां नहीं है। जी बिल्कुल सर, और इस चीज से मैं काफी प्रभावित हुआ था। मैंने आपके और भी इंटरव्यूज सुने थे, जब ये बात आपने वहां पर भी कही थी, मैं काफी प्रभावित हुआ था इस बात से कि आप अपने जीवन को एक जर्नी की तरह ले रहे हैं, ना कि अचीवमेंट्स के बेसिस पर उसको आंक रहे हैं। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा था। एक और सवाल मेरे दिमाग में आया था जो शायद अगेन काफी क्यूरियस सी बात है कि आपने किसी इंटरव्यू में, किसी साक्षात्कार में आपने बोला था कि बचपन में आपको काफी रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा, कई तरीके की, अलग अलग तरीके की जो बचपन में होती हैं, और उससे आप कुछ नाखुश रहते थे उस बात को लेकर कि आपको रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं थी। तो वो तो कहीं ना कहीं एक बचपना था कि हर बच्चे को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है। हमारी उम्र में अगर हमें कोई रेस्ट्रिक्शंस होंगी तो नहीं पसंद होंगी, मगर इस पूरे जीवन काल में अभी तक के आप अगर वापस उस बचपन को देखते हैं आज की डेट में, तो क्या वो रेस्ट्रिक्शंस जस्टिफाइड हैं? बिल्कुल जस्टिफाई करता हूं, क्योंकि मैं सबसे अपना पहला गुरु अपने पिता को मानता हूं और सबसे ज्यादा कन्फ्रंटेशन बचपन में मेरा अपने पिता के साथ ही रहा है। लेकिन आज मैं जब उनको देखता हूं तो मुझे लगता है, उनसे कंपेयर करता हूं कि उनकी जितनी क्षमताएं थी, जितने गुण उनमें थे,
उनका शायद मैं चौथाई भी मेरे पास नहीं है। तो मैं उनका अब तो बिल्कुल वो बचपना तो अब नहीं है, अब मेरे समझ में सारी बातें आती हैं। तो और मुझे तो अब तो किसी से भी कोई शिकायत नहीं है जो मुझे, जिन्होंने मेरे मेरे साथ दगाबाजी की या जो मुझे अपशब्द भी कहे हैं। तो अब तो उस स्थिति में हूं कि मुझे सिर्फ हंसी आती है अगर कोई कुछ कहता है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव रहता हूं। बाकी सब स्वतंत्र हैं अपने अपने तरीके से सोचने के लिए, तो मुझे बिल्कुल किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। आपका माइक म्यूट है। बस आपका माइक म्यूट हो। अच्छा अच्छा माइक अच्छा अभी 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 ठीक है? जी आ रही है। अच्छा। हाँ तो सर, मैं ये कहना चाहता कि मेरे पास और भी सवाल हैं इस पूरे सेशन में, मैं पूछता रहूँगा बीच बीच में। मैं चाहता हूँ कि हमारे बाकी जो मेंबर्स हैं वो आपसे सवाल जवाब करें। जी। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा धरा साहू को कि वो अपने सवाल आपसे पूछें। जी बिल्कुल, स्वागत। हेलो सर। हेलो। हाँ, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। I can't hear you properly. Hello. Am I audible now? You are Dhara Sahu. I can read your name, but I can't hear you properly. Hello sir. हाँ जी अभी आ रही है आवाज सही से? हाँ, अब थोड़ा सा बेहतर हुई आवाज आपकी। ओके। हाँ सर, तो मेरा पहला प्रश्न है कि सभी के लाइफ में कहीं ना कहीं से कोई वजह रहती है जो जहाँ हम ओवर थिंक करते हैं या हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो तब उस फेज को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? बेटा आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैं जी शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम है। आप रिकनेक्ट होइए एक बार धारा जी। धरा ओके। तुम रिकनेक्ट कर लीजिए। हाँ ठीक है हाँ। जी जब दोबारा तक मैं जुड़िए। चाहूंगा कि शौर्य तुम अपने सवाल पूछ सकते हो। शौर्य तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? बिल्कुल ठीक है सर, प्रणाम। मैं हाँ शौर्य शौर्य तुम अपने सवाल रख सकते हो। सॉरी बोलिए। यस सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि सर मैंने सुना था आप एक इंटरव्यू में बोला था कि मैंने प्रेमचंद को बहुत मतलब स्टार्टिंग से पढ़ना चालू किया था। हाँ। जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, प्रेमचंद आपको किस तरह प्रभावित करते हैं? और जो आज की जनरेशन है जो मतलब इंग्लिश लिटरेचर बस पढ़ रही है, तो वो मतलब क्या चीज मिस कर रही है प्रेमचंद जी से? देखिए, उस समय जब मैंने पहली बार प्रेमचंद को पढ़ा था तो शायद मैं 9वीं कक्षा में स्कूल में पढ़ता था जी। और तब से मुझे उनके लेखन में बहुत रुचि आई। तो मैं फिर लगातार उनका जो कुछ भी मुझे मिला मैं हमेशा पढ़ता रहा। और सिर्फ प्रेमचंद को ही नहीं, चाहे वो दोस्तोयेव्स्की हैं, चाहे गैब्रियल गार्सिया मार्केस हैं, चाहे और भी हैं, तो साहित्य से मेरी हमेशा रुचि रही है और अच्छे लेखकों को करीब करीब सभी को मैंने पढ़ा है। तो सिर्फ प्रेमचंद भर से, क्योंकि ये संस्कार हमारे बनाते हैं। और मैं मानता हूँ कि जैसे मेरी रुचि पेंटिंग में थी तो मैंने पेंटिंग का कोर्स किया लखनऊ में से, फिर मैंने पेंटिंग भी की, स्कल्पचर भी किया और बहुत सारे काम करता रहा और घूमना मेरा एक तो जारी रहा और पढ़ना जारी रहा। पर तो अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके खुद जो आसपास के जो आपके अनुभव होते हैं आपके दोस्तों के माध्यम से, आपके परिवार के माध्यम से, वो पर्याप्त नहीं है। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, साहित्य नहीं पढ़ेंगे, कविताएं नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कोई भी काम बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। और अगर आपने बहुत सारे लेखकों को, अलग अलग सबका अपना तरीका है, अच्छे लेखकों को पढ़ा है, तो वो आपका हमेशा जिंदगी भर हेल्प करता है आपको ग्रो करने में। जैसे मैं इस समय 82 साल का जरूर हो गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट माना है। और जैसे मुझसे किसी ने फोटोग्राफी सीखी या किसी ने और कुछ सीखा, तो मैंने कभी उनको अलाउ नहीं किया कि वो मुझे गुरु कहें या टीचर कहें। मैं हमेशा उनको दोस्त ही कहता हूँ।
क्योंकि उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। तो ये सीखने की प्रक्रिया मेरे ख्याल से हमेशा चलती रहती है और चलते रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर आप अकेले एक जीवन पर्याप्त नहीं है कि सारे अनुभव कर लें आप संसार के, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा मदद करते हैं अच्छी लेखक। तो चाहे वो प्रेमचंद जी हों या और दूसरे तमाम लेखक हैं, अभी नए लेखक हैं, उनको भी पढ़ करके प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे कवि अपने देश में हैं, विदेश में भी, सब जगह। तो मैं तो ये कोई अपनी जो ये होता है नक्शा होता है, नक्शे में जो हमारी एरिया होती कि हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान है और ये अमेरिका है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मैं पूरे संसार मेरे लिए खुला हुआ है। और ये इस तरह की जो हमारी जो बनती है, अपनी प्रवृत्ति बनती है या इस तरह का सोच बनता है, वो पढ़ते रहने से होता है। क्योंकि फिर आप इस पृथ्वी के पूरी पृथ्वी के नागरिक हो जाते हैं सबको पढ़ने से। सर मैं एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ कि आपने गांधी का रोल प्ले किया है। हाँ जी, तो मतलब आपने जो रोल, जी जी जी, तो मतलब गांधी जी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? देखिए, गांधी जी तो जब देश आज़ाद हुआ है उस समय मैं 9-10 साल का था करीब। और बाद में फिर रेडियो सबके पास नहीं होता था, पूरे गांव में एक के पास, किसी के पास हो। और वो भाग्यशाली हमारा परिवार था कि हमारे पास एक रेडियो था जिसको सुनने के लिए तमाम लोग इकट्ठे होते थे। तो उस समय गांधी जी भी कभी कभी रेडियो पर बातचीत करते थे और हम तो बच्चे ही थे, तो उनको सुन करके लेता था जब सब लोग बातचीत करते थे कि मैं गांधी जी को सुन रहा हूँ। और फिर जब मैंने कभी सोचा नहीं था एक्टिंग करने के बारे में, लेकिन जब गांधी की भूमिका मुझे करने को मिली तो मैं बहुत शॉक्ड था कि अरे। तो मुझे फिर मैंने और अच्छी तरह से उनको पढ़ा, क्योंकि सिर्फ मेकअप से गांधी जैसा लगने से वो आप उनको पोर्ट्रे नहीं कर सकते गांधी को। जब तक आप उनके विचारों को ना समझें, उनको जाने नहीं, उनको पढ़ा ना हो, उनको सुना ना हो, तब तक आप उनको क्या किसी को भी नहीं कर सकते। तो जब भी अगर कोई कैरेक्टर इस तरह का मिलता है जो इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, अगर मुझे करना होता है तो मैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पहले अध्ययन करता हूँ। जी। और गांधी जी की जैसे बहुत सारे लोग आलोचना भी करते हैं और हम लोग प्रशंसा भी करते हैं। फिर उसके पीछे राजनीति भी आ जाती है कि गांधी को अगर हम, हालांकि किसी के बस का नहीं उनको खत्म करना गांधी को, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी के खिलाफ जो जा रहे होते हैं उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि हम गांधी का सोच, गांधी की जो इमेज है उसको मिटा दें या बिगाड़ दें। ये कोशिश जरूर होती है। लेकिन बहुत तमाम चीजें थी जो गांधी जी की मुझे प्रभावित करती थी और तमाम लोगों को, पूरे दुनिया भर को प्रभावित करती है, इसमें कोई शक नहीं है। जी सर, पेंटिंग और साहित्य, हाँ जी, दोनों में आप क्या समानता देखते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सारी कलाएं अल्टीमेटली एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, तो अगर आप साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं और आप प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, तो जितनी भी कलाएं हैं फिर एक हो जाती हैं। फिर मैं इसीलिए फिर पहले शुरू में, बचपन में तो उस समय 19-20-22 साल का रहा हूँगा जब मुझे लगा कि मुझे पेंटिंग करना है। लेकिन बाद में मुझे लगा कि चाहे मैं पेंटिंग करूं या ना करूं, चाहे स्कल्पचर करूं या ना करूं, क्योंकि ये प्रोफेशन या करियर नहीं है, करियर की तरह मैंने कभी नहीं लिया। मैंने अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना चाहा सिर्फ, और वो मैं कर पाया। तो जो भी मुझे मिला, और जब बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे अनुभव हैं जो आप जब जंगल में घूमने जाते हैं, जैसे मैं वाइल्ड लाइफ करता था, पौधों को उगता देखते हैं, उनकी नई पत्तियां आती हैं, नए फूल होते हैं, तो आप उनको देख करके आप पूरे जीवन को आप उनके साथ जोड़ते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, चाहे पक्षी हों, चाहे इंसान हो। फिर ज्यादा भेदभाव नहीं करते। फिर कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि बस जो अपना जीवन है उसका
पूरा जो, और हमें जो सेंसेस मिले हैं उनका हमें भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। सर आपने सेंसस की बात कही, तो सेंसस के बारे में जो आपने बात करी कि सेंसस एक्टिव होना चाहिए, हाँ, किसी भी आर्ट फॉर्म को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए। हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि साहित्य में या फिर लेखन के क्षेत्र में सेंसस को किस तरीके से हम एक्टिव कर सकते हैं, क्या कुछ तरीके हैं जिससे हम ध्यान दे सकते नहीं, हैं? देखिए, जब आप बहुत अच्छे राइटर्स को या पोएट्स को पढ़ते हैं तो आपको आपके पास कोई नापने का कोई तरीका नहीं होता, कोई पैमाना नहीं होता है। लेकिन हर बार एक किताब जब खत्म करते हैं तो पता नहीं कितना आपके अंदर ग्रोथ हो जाती है। तो अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आपकी ग्रोथ लगातार बनी रहती है। और साहित्य के अलावा नेचर है, प्रकृति को अगर आप हर चीज को बहुत गौर से देखते हैं, चाहे वो एक रेप्टाइल है, चाहे कीड़ा है, चाहे तितली है, चाहे एक पौधा है, बादल हैं, इन सबको जब देखते हैं बहुत गौर से और उनमें अपने आप को उसके साथ जोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो अकेली एक चीज हमारी ग्रोथ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन साहित्य सबसे ज्यादा जोड़ता इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े साहित्यकार, उनके अनुभव भी आपके अनुभव में जुड़ते जाते हैं। तो और आपको नाप नहीं सकते हैं, लेकिन आप पता लगता कि आपकी जितनी ग्रोथ हुई है असल में उनके अनुभव भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आज भी आप चार्ली चैपलिन की फिल्म देखें तो हर बार वही फिल्में जो हमारी चेतना में वृद्धि होती है। अगर हम गालिब को पढ़ते हैं, मिर्जा गालिब को पढ़ते हैं, बार पहले भी पढ़ चुके हैं, या ओल्ड मैन एंड द सी आप पढ़ते हैं, तो आप हर बार जितने बार भी पढ़ेंगे उतने बार कुछ ना कुछ और मिलता जाता है। एक ही किताब एक ही होती छोटी सी, लेकिन हर बार जितने बार पढ़ते हैं उतने बार आप, क्योंकि आपके अब तक के अनुभव भी साथ में जुड़े होते हैं, आप उनको और ज्यादा अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर सकते हैं, सराह सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं कि हमने तो ये किताब पढ़ ली, उसको फिर 2-4 साल बाद फिर से एक बार पढ़ लेना चाहिए, मेरा मानना ये है। और फिर आपको उस जो क्लासिक्स हैं उनमें से फिर आपको मिलेगा। और सबसे ज्यादा आपकी इंद्रियों को, आपके सेंसेस को ग्रो करने में अगर कोई चीज मदद करती है तो वो म्यूजिक है। म्यूजिक का मतलब सिर्फ अपना भारत का या एक तरह का नहीं, चाहे कर्नाटक म्यूजिक है, चाहे अपना ये अपना क्लासिकल ख्याल है, ध्रुपद है, या जैज है, या दूसरे देशों के भी जो म्यूजिक है उनको भी आप सुनते रहिए, चाहे वो वेस्ट चाइनीज हो, चाहे जापानीज हो, चाहे वो अफ्रीका से हो, उनको आप सुनते रहते हैं, डांस देखते रहते हैं, तो आपकी लगातार आपकी ग्रोथ में हर चीजें मदद करती हैं। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि जिस विधा में वो लिखते हैं, जिस विधा में वो काम कर रहे होते हैं, वो उसको ही पढ़ें, उसमें ही अगर अपना शोध करें या उसमें ही ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा निखर के आती है। तो ये इसको आप कितना सही मानते हैं? ऐसे कि अगर मैं पोएट्री पढ़ता हूँ तो मैं पोएट्री लिखता हूँ तो केवल मैं पोएट्री ही पढ़ूं, तो ये कितना सही है बाकी चीजों को साइड रख के? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं अपने, कम से कम मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, मैं एक चीज से कभी भी नहीं जुड़ा रहा हूँ और सब चीजों से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये नहीं कि इसीलिए मैंने पहले, जब वो उम्र मेरी कम थी तो मुझे लगता था, हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो मुझे लगा था कि मुझे पेंटर बनना है। लेकिन जब मैं कोर्स कर रहा था तभी मुझे लगा कि नहीं, मैं तो स्कल्पचर भी मेरी रुचि है, तो स्कल्पचर भी करने लग गया था। और जब ग्रो किया, पढ़ते रहे और बहुत सारी चीजों से मेरा साक्षात्कार हुआ, तो पता चला कि सिर्फ पेंटर बन जाना या बहुत बड़ा स्कल्पटर बन जाना या फोटोग्राफर बन जाना वो काफी नहीं है। हमारा जो हमारी उम्र तो लिमिटेड है, हमें इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है हम। तो इतने में जितना ज्यादा इस संसार में जब तक है, जितना अधिक से अधिक इसका
रसास्वादन कर सकें, हम इसको समझ सकें हम, तो उसमें अगर हम एक ही चीज में जुड़े रहेंगे तो फिर उसमें बाधा बनती है। और फिर क्या होता है कि अगर आप बहुत अच्छे पोएट हैं लेकिन आप पेंटिंग को नहीं समझ पाते हैं, सराह पाते हैं, तो आप उसकी आलोचना करने लग जाते हैं। या मान लीजिए मैंने देखा है कि जो कई संपादक हैं और बहुत अच्छे लेखक भी हैं, बहुत अच्छे संपादक भी हैं, लेकिन उनको अगर कला में उनकी रुचि नहीं रही है या उनका एक्सपोजर नहीं रहा है, तो वो कवर जो बनाते हैं अपनी पत्रिका का या किताब का, तो वो बिल्कुल वो जैसे किसी साबुन तेल का विज्ञापन होता है उस तरह से बना लेते हैं। तो उनकी अपनी उससे हेठी होती है, तो उनके सेंसेस, इसका मतलब एक तरफा है। तो बहुमुखी विकास में मेरा विश्वास है। जी जी बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और इसकी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं भी अलग अलग क्षेत्रों में कुछ ना कुछ जितना सीख सकूं, मैं सीख सकें हम लोग, वो कोशिश करता हूँ। तो मैं चाहूंगा शौर्य के अगर कुछ सवाल बाकी हो तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं है, मुझे आगे बढ़िए। हाँ बोलिए शौर्य। यस सर, बस हाँ शौर्य बोलो। नहीं, बस आगे बढ़िए, किसी और का कोई सवाल यदि कुछ लगेगा तो मैं फिर से पूछूंगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। धरा, क्या आप अवेलेबल हैं तो तुम सवाल पूछ सकते हो। हेलो, धारा से बातचीत नहीं हो पा रही मेरी, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी मुझ तक, अगर उनसे बात होती। धरा, अभी तुम अवेलेबल हो? ठीक है, धरा शायद नेटवर्क इशू हो रहा होगा उसका। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि रोहित अपने सवाल सामने रखें। जी सर। हाँ रोहित। जी सर, जैसा कि हर्ष ने भी बताया, आपके इंटरव्यू भी देखे, जितना आपको पढ़ा सुना, तो आपका जीवन एक फिल्म की तरह है जिसमें कई किरदार आपने निभाया है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही, थोड़ी सी कट रही है, वैसे आ तो रही है। जी जी। जैसा कि हर्ष ने बताया, इंटरव्यू में देखा, कई जगह पढ़ा सुना आपके बारे में, तो आपका जीवन एक फिल्म की तरह रहा है जिसमें कई किरदार आपने किया है। जीवन कैसा रहा है? फिल्म की तरह रहा है जिसमें कई किरदार आपने जिए हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को, जैसे चित्रकारी भी की आपने, फोटोग्राफी भी की, वाइल्ड लाइफ भी की, अन्य क्षेत्र में भी बहुत काम किया आपने, तो ऐसे में अपने आप को सबसे ज्यादा फिट किस किरदार में या फिर किस क्षेत्र में मानते हैं सर? आपकी भी आवाज थोड़ा थोड़ा कट रही, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। किस धारा में आप कह रहे हैं? किस धारा? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आ रही है आवाज। मैं उनका सवाल रिपीट कर देता हूँ। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप, उनको ऐसा लगता है कि आपका जो जीवन रहा है वो एकदम किसी फिल्म की तरह है जिसमें कई किरदार हैं, आपने कई किरदार निभाए हैं अपने जीवन में, एज अ पेंटर, एज फोटोग्राफर, एज एक्टर और कई सारे। तो उनमें से आपका चुनिंदा किरदार कौन सा है जो आप अपने आप को जिसमें फिट मानते हैं? मेरी असल में मैंने जैसे शुरू में बिल्कुल बताया था कि मेरी हर चीज में रुचि है, और मेरा कोई प्रोफेशन, पहले लगता था कि मेरा प्रोफेशन जो है मेरा प्रोफेशन मैंने चुन लिया पेंटिंग का, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे प्रोफेशन या जो करियर होता है इससे तो मुझे लेना देना है ही नहीं। मुझे लगा कि अपने आप को छोड़ देना है जीवन में, और जितने भी ज्यादा अनुभव हो सकते हैं करना है, ताकि मैं संसार को, इस जीवन को अच्छी तरह से महसूस कर सकूं। तो मेरा किसी प्रोफेशन से या करियर से कोई लेना देना नहीं। और पहले मैं सोचता था, बचपना था मेरा, लगता था कि मुझे ये करना चाहिए और इसमें सफल होने के लिए करना चाहिए, जैसे सब लोग कहते हैं। लेकिन पता लगा कि अगर आपने जो चाहा है वो नहीं हुआ तो आप बहुत ज्यादा निराश होते हैं। तो मैंने चाहना छोड़ दिया, और जैसे एक नदी में आप फूल डाल देते हैं और वो नदी जहां भी ले जाए और जिस जगह पे भी रुक जाएं, तो वो जिस जगह रुके हुए हैं
वहीं पर आसपास हम सुंदरता देखते हैं, हम पॉजिटिविटी देखते हैं, जिन लोगों के बीच में पहुंच जाएं, जिस शहर में पहुंच जाएं, जहां भी रहें, तो फिर आप अपने आप से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और पूरे विश्व के साथ करीब हो जाते हैं। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने आप को मान करके चलते हैं। फिर आपको किसी चीज से कोई असंतुष्ट होना या शिकायत होना वो नहीं रह जाता। फिर आप अपने आप को घोल देते हैं, जैसे घुलनशील हो जाते हैं आप। तो फिर आपका अलग से कोई व्यक्तित्व, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला, तो इस तरह की निराशाएं फिर नहीं होती हैं। और सिर्फ अगर बचा रह जाता बाद में तो एक आनंद रह जाता है और हम संतुष्ट होते हैं। कुछ भी है, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं होती है। आपत्ति होती है, मैं ये नहीं कहता कि किसी चीज से आपत्ति नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे जैसे यूथ हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए नुकसानदायक है। हम तो नहीं रहेंगे बहुत दिनों तक। तो इस तरह की जो कई बार विचारधाराएं होती हैं, ये कुछ चीजें थोपी जाती हैं यूथ के ऊपर, या उनको पढ़ने लिखने से दूर किया जाता है, या जो वो करना चाहते हैं वो उसके लिए उनके पास फुर्सत ही नहीं होती है, फुर्सत नहीं होती और साधन नहीं होते। तो इस तरह की चीजें होती हैं, उनसे मुझे निश्चित रूप से आपत्ति होती है, बुरा लगता है मुझे, उसकी खिलाफत भी मैं करता हूँ। जी सर, जैसे कि ऐसा साहस नहीं होता है सब में, ऐसा साहस नहीं होता सब में कि वो विभिन्न क्षेत्र में काम करें। तो ये साहस और प्रेरणा आपको मिली कहाँ से थी सर? ये अपने आप आती। जब जैसे मैं ट्रैकिंग करता था हिमालय पे, तो मैं सबसे ज्यादा अगर आदमी को होता तो मृत्यु भय होता है। तो वहां पर जब मैं ट्रैकिंग कर रहा होता था तो ऐसे ऐसे मौके आते थे, लगता था मृत्यु तो हमारे साथ चल रही है। तो फिर हमें उससे डर के बजाय एक मित्रता जैसी लगने लग जाती, और हमें एहसास हो जाता कि ये तो अवश्यंभावी है, मृत्यु तो अवश्यंभावी है, उससे क्या डरना है। जितना हमारा आज जो है वो इम्पोर्टेंट है, हमारा आज। तो आज हम जो कुछ भी, हम एक दिन के लिए अगर जीते हैं, रात में एक अस्थायी टेम्परेरी डेथ तो हमारी रोज रात में होती है, सुबह उठ करके फिर हमारा नया जीवन शुरू होता है। तो हमें जो आज है उसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा। तो मैं कल के बारे में कभी नहीं सोचता, जो भविष्य में क्या हुआ था, अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। पास्ट में जो अच्छे अनुभव हुए हैं वो हमें जरूर ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, और लेकिन नेगेटिव चीजें हमारे आसपास नहीं आ जाती, उनके बीच में एक पर्दा आ जाता है। और वो ये सिर्फ हम जो पढ़ते रहते हैं किताबें अच्छी, उनकी देन है। तो सबसे ज्यादा जोर मैं दूंगा कि पढ़ना खूब चाहिए, जितना भी अलग अलग तरह के साहित्यकारों को पढ़ना जरूर चाहिए। जी सर, आपका जन्म आजादी से पहले हुआ था। हेलो, हाँ, आपका जन्म आजादी से पहले हुआ था। जी हाँ। और गांधी जी का भी रोल आपने किया है बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारे किरदार निभाए उनने। तो उस समय के जीवन शैली और आज की जीवन शैली, और उस समय के युवा की सोच और आज के युवा की सोच में क्या अंतर हुआ है सर? क्या बदलाव आया है? और जी ऐसी क्या चीज है जो उस जी हेलो, हाँ फिर से बोलिए जरा। जी, तो आज के युवाओं को ऐसी क्या चीज है जो उस समय की जीवन शैली और उस समय के युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें सीखनी चाहिए जो छोड़नी नहीं चाहिए? देखिए, सारे युवा एक जैसे नहीं हैं, और सब एक तरफा, सबकी दिशा एक तरफा नहीं है। अब जैसे आप जैसे लोग जो हैं वो मुझे सुनना चाहते हैं, तो अगर मुझे सुनना चाहते हैं तो आप लोग जो मुझसे पहले जो लोग रहे हैं, जिन्होंने अच्छा साहित्य लिखा है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए आप मुझे अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं साहित्य से भी जरूर जुड़े होंगे, मेरा मानना है। तो ये सब चीजें मैं कंपेयर अगर करने लग जाऊं तो मैं इसको जो हो रहा है उसको मैं रोक तो नहीं सकता हूं, लेकिन जो हमें समझ रहे हैं, जो यंग लोग हैं आप जैसे, तो उनको मैं आगाह तो कर सकता हूं। और अभी बातचीत का मकसद भी यही है, जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ, और बार बार जो मैं एक चीज पर जोर दे रहा हूँ कि पढ़ते रहना चाहिए।
यह अच्छे पेंटर्स की पेंटिंग्स देखते रहना चाहिए, चाहे वो वैन गॉग है, चाहे माइकलैंजेलो है, लियोनार्डो दा विंसी है, और अच्छा म्यूजिक सुनते रहना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ते रहना चाहिए, नेचर में अधिक से अधिक वक्त नेचर के साथ गुजारना चाहिए। टीवी में कभी देखता नहीं, और मैं सबको सलाह देता हूँ कि टीवी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, उससे हर तरह के नुकसान, आपके शरीर को भी नुकसान होता है और सबसे ज्यादा दिमाग को नुकसान होता है। तो इन सब चीजों से मैं सलाह देता रहता हूँ। कोई मान लीजिए मैंने 100 लोगों से ये बात कही, अगर 10 लोग भी उसको मान लेते हैं या समझ लेते हैं, तो मैं अपना कहना सार्थक मानता हूँ। ठीक ठीक। तो सर, विभिन्न क्षेत्र में आपने काम किया है, तो उसमें संघर्ष ज्यादा रहा या फिर सुकून ज्यादा रहा आपके लिए? मुझे आपकी आवाज कट रही है बहुत, रोहित। मैं उनका सवाल रिपीट कर देता हूँ। हाँ, बताइए। कि उनका सवाल है कि आपने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, तो उसमें कई संघर्ष भी आए, कई कठिनाई भी आई हो, कई जगह सुकून मिला। तो उनका सवाल है कि संघर्षों का माप ज्यादा है या सुकून का? संघर्ष तो बहुत जरूरी है। बिना संघर्ष के अगर आप सोचें जीवन को, तो आपकी कोई उपलब्धि नहीं होगी, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो संघर्ष तो बहुत जरूरी है। तो संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है, या मुझे किसी चीज का अगर संघर्ष करना पड़ा है तो मुझे उसका अफसोस नहीं, मुझे तो मजा आया। मुझे लगा खेल खेल रहे हैं तो हम एक खेल भी खेलते हैं, गोल करने के लिए संघर्ष करते हैं, गोल बचाने के लिए भी संघर्ष करते हैं, लेकिन ये खेल है। तो इसी तरह से ये जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं हमारे आसपास, तो वो मेरे लिए खेल की तरह है। ये खेल है एक, तो उसमें संघर्ष कैसा, वो तो उसमें मजा आने लग जाता है। लगता है कि ज्यादा, क्योंकि हमारा जब ये सोच हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसके लिए अगर हम तैयार रहते हैं तो फिर हमें सारी चीजें बहुत मामूली लगने लगी। कोई संघर्ष लगता ही नहीं कि संघर्ष है, मुझे खेल लगता है। रोहित को मेरी बात सुनाई दे रही है कि नहीं? जी सुनाई दे रही है सर। हाँ। और बहुत प्रेरणा भी मिल रही है आपकी बातों से। जीवन में इन सब बातों का बहुत महत्व होता है। काश में जी रोहित जी, आपका और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, सभी क्षेत्रों में जी सुन पा रहा हूँ सर। आवाज आ रही है मेरी आपको? हर्ष आप बताइए क्या कहना है ये। आप क्वेश्चन बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा अगर नहीं आएगी। हेलो। हाँ रोहित जी, आप सवाल बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा अगर सर को आवाज नहीं आएगी। जी सर, चित्रकारी भी किया है, फोटोग्राफी भी किया है, वाइल्ड लाइफ भी किया, एक्टिंग भी किया आपने। तो सभी में से किस क्षेत्र पे काम करके आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? इन दिनों मैं जितना हो सकता है संभव में घूमता रहता हूँ। इस समय मैं आपने मेरे लिबास से अंदाज लगा लिया होगा कि मैं बहुत ठंड है मेरे आसपास। मैं एक हिल स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ तमिलनाडु की, जिसको कोटाक्री कहते हैं, और ज़्यादातर मैं साउथ की में ही घूम रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं कोचीन में था, तो मुझे घूमते रहना बहुत अच्छा लगता है। तो और जब कभी मौका, अब थोड़ी सी समस्या हो गई है मेरी आंखों की वजह से, मोतियाबिंद की वजह से, तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। लेकिन अभी मैं ऑपरेशन कराऊंगा मोतियाबिंद का, उसके बाद शायद फिर से पढ़ाई मेरी शुरू हो जाएगी। तो मुझे प्रकृति को देखना, चिड़ियों को देखना, पेड़ पौधों को देखना, उनको अगर कोई मुरझा रहे हैं पेड़ तो उनमें पानी डालना, ये सब इसमें लगा रहता हूँ। तो पूरा दिन पता नहीं लग जाता कि कब खत्म हो गया। तो इस तरह से बात जो है। और आप जैसे लोगों से अगर मुलाकात हो जाती है, बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको तो अनुभव नहीं होंगे जो मेरे पास हैं इतने सारे, तो अगर कोई शेयर करने की इच्छा जाहिर करता है तो मुझे अच्छा लगता है। इसी में आजकल ये हो रहा है। बाकी मेरे कोई रुचि ना एक्टिंग में रह गई है, ना किसी चीज़ में, किसी प्रोफेशन में नहीं। अब मुझे यही लगता है कि जो भी बचा खुचा जीवन है, इसमें और अधिक लोगों से मिल सकूं और अच्छी चीज़ें पढ़ सकूं
अच्छा म्यूजिक सुन सकूं। मेरा बहुत समय अच्छा म्यूजिक सुनने में, अलग अलग तरह के मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ। आज तो बहुत सुविधा हो गई है हमें, यूट्यूब से या इंटरनेट से हम देखते बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मैं म्यूजिक ज्यादातर एक्सप्लोर करता रहता हूँ, उसको तरह तरह के सुनता रहता हूँ। रोहित, आपको बात स्पष्ट हुई? जी 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 जी, स्पष्ट हुई। रोहित जी, आपके और भी कोई सवाल हैं क्या? जी जी, सवाल है। अभी आप टेस्ट करिए, फिर मैं दोबारा हाँ हाँ, आप पूछ सकते हैं। अन्य लोगों को भी मौका दीजिए, फिर मैं दोबारा पूछता हूँ अपना प्रश्न। ठीक है, जरूर। मेरा ही एक सवाल है कि हाँ, सर, बताइए। फोटोग्राफी में आप काफी समय रहे और करते भी हैं अभी भी फोटोग्राफी। अभी भी हालांकि करता रहता हूँ मेरा मैं। हालांकि मेरा फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा दखल नहीं है, मगर एक क्यूरियोसिटी है। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, ब्लाइंड फोटोग्राफी। जो ब्लाइंड लोग होते ब्लाइंड हैं वो भी ब्लाइंड फोटोग्राफी। ब्लाइंड लोग क्या करते हैं? कई जो लोग देख नहीं सकते हैं, वो लोग भी हाँ फोटोग्राफी करते हैं, कई लोग, और बहुत हाँ अच्छी हाँ फोटोग्राफी करते हैं। कई फेमस लोग भी रहे, जो मैं पढ़ रहा था कहीं गूगल पे। तो मैं ये जानना हाँ। चाहूंगा कि वो कैसे पॉसिबल होता है, और ब्लाइंड फोटोग्राफी के बारे में आप कुछ बता सकते देखिए, आवाजों से वो अंदाज लगाते हैं, आवाजों से। और वो उनके सेंसेस, जो सिक्स सेंस है, वो ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो हम लोग तो अंदाज भी, जो उन्होंने देखा ही नहीं उसके लिए उसको कैसे करेंगे। लेकिन हैं? उनके इतने ज्यादा सेंसेस डेवलप हो जाते हैं आवाज को लेकर के ही। उससे वो, जैसे मैं कई बार आंखें बंद करके चलता हूँ, मुझे मालूम होता है और कोशिश करता हूँ ये जानने की कि आप कौन सी जगह पे पहुंचे। तो वहां की महक है, वहां पर जो हवा का बदलाव है, ठंडा है या गर्म, उससे उनसे अंदाज लगाते हैं तो कि इस जगह पर पहुंचने पर ये ऐसी आवाजें आती हैं। तो वो डेवलप उनके अपने आप ही। और जैसे ये थे अपने बहुत बड़े, मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय, म्यूजिक कंपोजर, वो सुन नहीं सकते थे, और बहुत उनके तो इतने इतने बड़े बड़े कंपोज किए हैं उन्होंने म्यूजिक अभी तक। संसार के माने हुए कंपोजर हैं। इस समय बिल्कुल कई बार ध्यान में एक जुबान पे नहीं आती है बात। तो ब्लाइंड, ये बहरे थे वो, और बहुत अच्छे उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया है। जी जी, बिल्कुल। तो मतलब मैं बहुत अचंभा हुआ मुझे ये जानकर, जब मैंने ब्लाइंड फोटोग्राफी के बारे में जाना, कि जो, और मैंने कुछ उनके फोटोग्राफ भी देखे लोगों के, वो बहुत ही परफेक्ट थे। जहां फोकस होना चाहिए, जो एंगल होना चाहिए, जितनी डिटेलिंग उन फोटोग्राफ्स में थी, वो मैं बड़ा अचंभित होता हूँ कि वो कैसे पॉसिबल हो जाता है। आपने बोला कि आसपास की आवाजों से, मगर उतनी प्रिसाइजनेस कैसे आती है? हाँ, देखिए, अचंभित तो हम बहुत सारी चीजों से होते हैं। पहले आप अगर याद करें तो बचपन में जिस चीज से अचंभित होते थे, आज आपके बहुत सारी चीजें समझने में समझ में आने लग गई, तो आप अब उनसे अचंभित नहीं होते, क्योंकि आपको पता लग गया हम्म कैसे होता है। तो अभी हम्म ये आप एक अंधा ही समझ सकता है कि अच्छी तरह से, या जिसने किसी ब्लाइंड आदमी को या बहरे आदमी को बहुत अच्छी तरह से उस पर स्टडी की हो, तो वो उन चीजों को समझ सकता है। जैसे मैंने एक ब्लाइंड बच्चों के साथ एक वो फिल्म थी, डॉक्यूमेंट्री टाइप की थी, फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी, वो की थी। वो हम्म। कहीं मेरे ख्याल से यूट्यूब में। किसी कारण से शायद सुरेंद्र राजन जी मीटिंग से लीव हो चुके हैं। वो आई होप जल्दी ज्वाइन करेंगे।
क्या हो रहा है? जी हाँ, सर, हेलो। अब आप, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ, आ गई है। हाँ, तो सर आप बता रहे थे कुछ कि आपने हाँ किसी शॉर्ट फिल्म में काम किया था जिसमें अंधजन थे और कुछ हाँ, एक्सपीरियंस आप बच्चे शेयर बच्चे कर थे और वो क्रिकेट भी खेल रहे थे और बहुत सारे काम कर रहे थे, होली भी खेल रहे थे। वो मैं चाहूंगा आप कभी देखें उसको, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। जी जी जरूर। वी द नहीं, वो कौन सी थी, ब्लाइंड स्कूल की, मैं लिंक आपको भेजूंगा। आप उसको देखिएगा जरूर, तो आपको पता लग जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। तो जी सीधी बात है कि हमारे पास क्योंकि आंखें हैं, इसलिए हम कल्पना नहीं कर सकते कि जो ब्लाइंड लोग वो हैं वो कैसे सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हमें इसीलिए आश्चर्य होता है, अचंभा होता है। तो उनके पास रहें आप। जैसे आप कुछ दिन किसी चिड़िया के साथ रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप उसकी भाषा समझने लग गए हैं। आप उसकी भाषा, वो क्या कहना चाहती है, क्या बोलती है, तो वो चिड़िया किस भाषा समझ, और वो आप किस समझने लग जाएंगे। कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ये भी समझते हैं। तो उनके सेंसेस सबके पास हैं। एक चीज अगर मान लीजिए गलत हो गई, उनकी आंखें खराब हो गई, लेकिन उनके दूसरे सेंसेस और ज्यादा काम करने लग जाते हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो मैं जरूर वो शेयर आप करेंगे, मैं लिंक वो जरूर वीडियो देखूंगा, शॉर्ट फिल्म देखूंगा। और भी इस बारे में मैं कोशिश करूंगा जितना मैं जानकारी अर्जित कर पाऊंगा कहीं ना कहीं से। क्योंकि मैं वाकई काफी क्यूरियस हूँ इस चीज को लेके, तो मैं जरूर पता करूंगा इस बारे में। नहीं, क्यूरियस होना तो जरूरी है। अगर क्यूरियस नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा किसी चीज का। जी जी बिल्कुल जिज्ञासा बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज है, जिज्ञासा तो होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। सर एक बात, एक क्वेश्चन है मेरा। आपने बताया था कि आप सागर आए हैं पहले कभी, कई बार। हाँ, दो तीन बार आया हूँ मैं सागर, 2-3 बार आ चुका। हाँ जी, तो मैं चाहूंगा कि सागर से जुड़े हुए अगर कोई संस्मरण हो आपके, आप साझा करना चाहें। देखिए, वहाँ पे आपको भी पता होगा, ये बहुत सारे लोग वहाँ से, सागर यूनिवर्सिटी से जो निकले हैं, वो बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं। और त्रिलोचन जी वहाँ पर थे, वो उनसे अच्छी मित्रता थी मेरी। तो त्रिलोचन जी जब वहाँ पर थे तब मैं उनसे मिलने गया था। फिर गोविंद जी अभी भी शायद वहीं पर होंगे। फिर वहाँ से निकले हुए बहुत सारे लोग हैं। जो मैं भोपाल में था तो उनसे भेंट हुई। तो सागर वैसे भी ये अपने क्या नाम इनका, उदय प्रकाश हैं, उनका भी संबंध रहा है। तो ये, और सागर में एक फिल्म के शूट पे भी गया था। और मेरे जो टीचर थे प्रमोद खरे, उनका बेटा नीरज खरे, जो आजकल यहाँ है BHU में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। नीरज खरे अच्छा राइटर वो भी है, वो भी वहाँ पे था सागर में, तो उससे भी मिलने गया। तो सागर में कई बार गया हूँ। तो सागर से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात जो आपको याद हो, जो आपको अभी तक याद रही हो? मुझे वो वही त्रिलोचन जी से, गोविंद जी से मिलना और वहाँ पर देखना, और जिस तरह से अपना, क्योंकि बुंदेलखंड वैसे भी मेरा जितना, क्योंकि मैं खूब घूमा हूँ, देखा है, तो मुझे कई बार, मैं बुंदेलखंड से मेरा संबंध है। मैं वहीं बुंदेलखंड में पैदा हुआ। तो कभी कभी लगता है कि वहाँ पे अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत कम लोग हैं वहाँ पे जो कि अपने सेंसेस को डेवलप कर पाए, या दूसरी चीजों में जो खासतौर से वही लोग हैं जो जिन्होंने पढ़ा और लिखा है, जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं। बाकी लोग अपने काम काज में लगे रहे, उनको दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है, संसार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और उतना डेवलप तो बिल्कुल नहीं हो पाया है बुंदेलखंड किसी तरह से भी। उसके चाहे पॉलिटिकल रीजन हो, चाहे और कोई रीजन हो। और दकियानुसीपन जो है वो भी बहुत जिम्मेदार है उसके लिए। धर्मांधता उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। ये सारी चीजें जिम्मेदार है। बिल्कुल। सर एक सवाल है जो अक्सर हम बाकी गेस्ट से भी पूछते हैं कि हमारे पास तो और भी सवाल हैं, पूछेंगे, बात होती रहेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपसे कौन सा ऐसा सवाल है जो अधिकतर पूछा जाता है? जनरली आपसे कौन सा एक सवाल है जो बार बार पूछा जाता है?
देखिए, मैंने तो जैसे ये पत्रकार लोग जो मैगजीन में या टीवी में पे जो करना चाहते हैं साक्षात, मैं ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ। अब इरफान के बारे में आपने बातचीत की थी, तो इरफान को भी मैंने उनको बहुत सबसे बड़ी शिकायत मुझसे यही थी कि मैंने कई बार उनको कई साल तक टालता रहा, क्योंकि मैं इससे साक्षात्कार से इन सब चीज़ों से बचना चाहता हूँ। और जो सवाल करते हैं वो ज़्यादातर फिल्मों को लेकर के करते हैं, जबकि फिल्मों में उन्होंने सिर्फ मेरी इमेज देखी है, तो उस इमेज के बारे में बात करते हैं, मेरे बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो इमेज जो उन्होंने देखी वो तो अलग चीज़ है और मैं अलग हूँ। तो मेरे बारे में बातचीत करें कोई, तब तो ठीक है, मुझे अच्छा भी लगेगा, जैसे आपसे बातचीत करके अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मेरी इमेज के बारे में बात करते हैं तो वो उससे तो मेरा लेना देना ज़्यादा नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपकी बात को कि किसी कैरेक्टर पे ओरिएंटेड अगर सवाल करते हैं तो आप उतने ज़्यादा उसको पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मैं तो मुझे तो कोई उससे लगाव है ही नहीं, एक्टिंग से या किसी कैरेक्टर से, या कितने सफल रहे, कितने अवार्ड मिले, इससे मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं। वो मेरे लिए जैसे लोग मजदूरी करते हैं वैसा है मुझे उससे, क्योंकि मुझे कोई फोटोग्राफी भी करनी है तो मुझे डार्क रूम बनाना पड़ता, कैमरा खरीदना पड़ता, बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और दूसरे भी कोई काम करता, पेंटिंग करता, कुछ भी करता, तो उसमें इन्वेस्टमेंट है। मुझे जगह भी चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई जगह है नहीं, मैं हर वक्त घूमता रहता हूँ, मैंने कहीं घर नहीं बनाया। तो मेरे लिए सबसे सुविधाजनक अगर कोई चीज़ है मजदूरी करना तो वो फिल्मों में। वहाँ मुझे कपड़े दे दिए जाते हैं कि ये पहन लो, बोलने के लिए बता दिया जाता है कि ये बोल लो, और यहाँ से उधर चले जाना, फिर मुड़ करके देखना, तो वो कर दिया और मुझे पैसे मिल जाते। तो मैं सिर्फ उसको एक पैसे का एक साधन मान के चलता हूँ। मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है एक्टिंग में, इसके अलावा कि उससे मुझे मेरी घूमने में के लिए जो खर्चा होता है, या कहीं मुझे किराए से मकान लेना है, उसका किराया देने के लिए मेरे पास पैसे आ सकते हैं, तो उसी माध्यम से आते हैं। तो मैं उसका आदर करता हूँ उसका, लेकिन मुझे क्योंकि मुझे अरुचि है इससे, फिल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि बहुत कम गिने चुने लोग हैं जो कि इंटेलेक्ट से जिनका संबंध है। ज़्यादातर जो है फूहड़ हरकतें करके मशहूर हो जाते हैं, बहुत बड़े एक्टर कहलाने लग जाते हैं, बहुत बड़े फैन फॉलोइंग उनकी हो जाती है, और वो एस्थेटिक के नाम पर जीरो होते हैं। तो मुझे इसीलिए मैं कभी फिल्में नहीं देखता, टीवी तो मैंने कभी रखा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और गिने चुने 2-3 लोग हैं, उनको भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं गिने चुने, तो बाकी लोग उनको पसंद नहीं करते, और वो बहुत ज़्यादा सफल भी नहीं हो पाते हैं, उनकी फिल्में सफल नहीं हो पाती। लेकिन है, ऐसी बात नहीं है, तो और उनसे मेरे संबंध भी बने हुए हैं। लेकिन बाकी लोगों से तो मैं मिलना जुलना भी पसंद नहीं करता ना, मेरा कोई इंटरेस्ट है उसमें। सर आपके बारे में 2 आयरॉनिक बातें जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ इस सेशन में, और इसके पहले जितनी जानकारी आपके बारे में आती थी, तो 2 आयरॉनिक बातें आपके बारे में मुझे पता चली। पहला तो ये कि मुंबई जैसी माया नगरी से आप बहुत ही एक डिस्टेंस बनाकर रहे, आपने वहाँ काम किया, आपने वहाँ अपने जीवन के 20 साल से ज़्यादा दिए, फिर भी आप एक डिस्टेंस बना पाए, जैसा कि बाकी लोग उसमें रम जाते हैं, उसी में ही मिल जाते हैं। तो वो पुरैन का पत्ता जो होता है ना, पानी में ही रहता है पुरैन का पत्ता, लेकिन वो भीगता नहीं है कभी भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे, क्योंकि मेरा कोई कैरियर नहीं था, मुझे तो अपना, जैसे हम सर्दी लगती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, ऐसे ही हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम कुछ मजदूरी करते हैं। तो मेरे लिए फिल्मों में काम करना मजदूरी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी जी बिल्कुल। जी सर। ऐसे ही एक और आपने बात करी थी, रोहित, आई एम रियली सॉरी, मैं एक बात और ओके हाँ बिल्कुल। हाँ जी, एक बात और आपने कई इंटरव्यूज में मेंशन करी थी कि इंसान के जीवन काल बहुत छोटा होता है, एक्टिव ईयर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, कुछ बचपने में निकल जाते हैं, कुछ बुढ़ापे में निकल जाते हैं, तो कुछ ही समय मिलता है काम करने के लिए, जिसको आप गलत प्रूफ करते हैं कि आपने 63 की एज में एक्टिंग चालू करी, जब वो लोग बंद करते हैं, और अभी भी आप अभी जैसे आप ट्रैकिंग करके आए, आपने बताया 2 दिन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, या आप ट्रैवल करते रहते हैं, आप काम करते रहते हैं, तो ये बड़ी आयरॉनिक चीज है, आपने अपनी ही बात को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट किया।
तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मैं कभी अपनी उम्र के बारे में या और किसी चीज के बारे में मैं सोचता ही नहीं कभी भी। और अगर अपने शरीर के साथ क्योंकि जुड़ा हुआ हूं तो अपने शरीर का ख्याल रखना मेरा काम है, जिम्मेदारी है मेरी। तो मैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है करता हूँ। लेकिन अगर अस्वस्थ भी होता हूँ तब कभी भी, क्योंकि मैं इंसान हूँ और सब इंसान हो या कोई भी प्राणी हो वो अस्वस्थ भी होते हैं, तो उससे मुझे कोई वो नहीं होता कि अरे ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, सबको होता है। तो ठीक है, मैं देखता रहता हूँ, जो कुछ करते बनता है उतना करता हूँ, नहीं है तो उसकी वजह से मैं निराश नहीं होता हूँ कभी भी। ठीक है, तो ये अगर मैं वॉक करना पसंद करता हूँ तो उससे ये है कि उसकी वजह से बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो मैं अब नहीं कर पाता हूँ किसी वजह से, उम्र की वजह से, उसका असर तो जरूर होता है। तो वो वॉक करने में मुझे आनंद आता है, तो वॉक करके बहुत सारी चीजें संभल जाती हैं। स्वास्थ्य के लिए और ज्यादा कुछ नहीं। और दवाइयाँ मैं नहीं लेता हूँ, ये एलोपैथिक दवाइयाँ मैंने बिल्कुल बंद कर दी हैं, क्योंकि उनसे फायदे थोड़ी देर के लिए फायदा होता है, लेकिन मेरा मानना है कि नुकसान बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं। और उसके पीछे भी उन दवाइयों को एक व्यापार है बहुत बड़ा, पूरा विश्वव्यापी। उस व्यापार को बनाए रखने के लिए लोगों को जबरदस्ती बीमार भी किया जाता है, फिर उनको दवाई भी दी जाती है, फिर उनसे दवाइयों से जो नुकसान होता है उसके लिए दवाई दी जाती है। तो उस मैंने बीमार तो हर किसी को पड़ता है, मरना भी हर किसी को। तो ये दवाइयाँ खा करके क्यों उनको मदद क्यों करूं मैं, उसमें शामिल क्यों हूँ लोगों के धंधे में? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे बात। और ये जो आपने अभी बात कही कि आप किस तरीके से आपकी जीवन शैली है, आप काम करते हैं, आप चीज़ों को परसीव करते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं, ये पर्सनली मेरे लिए तो बड़ा ही बहुत सालों तक ये मुझे एक मार्गदर्शन देने वाला है, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना और ऐसे सोलो ट्रिप्स पे जाना काफ़ी पसंद है, और भी नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना काफ़ी पसंद है। तो मुझे ये काफ़ी प्रेरणादायी रहेगा हमेशा के लिए। तो और अब इसका आपको फायदा बाद में समझ में आएगा, क्योंकि जब मैं आपकी उम्र में था, आपकी उम्र का था, तो मैंने खूब ट्रैकिंग की है हिमालय में, खूब दूसरी जगह देखे हैं, खूब वो रिस्क लिए हैं बहुत सारे। तो उसी तरह से आपके भय सारे खत्म हो जाते हैं। अब एक पता लगता है कि हमने पाले हुए थे भयभीत होने की, कहीं कोई किसी चीज से भयभीत होने की जरूरत है नहीं। हमारे अपने अंदर या तो हमारे घर के लोगों ने या आस पड़ोस के लोगों ने या कुछ लोगों ने भ्रांतियां ऐसी हमारे अंदर दिमाग में भर दी हैं, जिनकी वजह से हम भयभीत होते हैं, डरते हैं। बाकी डरने की कोई चीज है नहीं। बाद में जब आप इस तरह से ट्रैकिंग करते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना रिस्क लेते हैं, एडवेंचर करते हैं, तो आपके अपने आप ही सारे भय खत्म हो जाते हैं। तो मुझे तो खुशी हो रही कि आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट है। जी जी बिल्कुल। रोहित, आपके पास कोई सवाल था, आप पूछना चाहते थे? जी सर, अभी थोड़ी देर पहले ब्लाइंड फोटोग्राफी की बात हो रही थी, जिसमें आप बोल रहे थे कि चिड़िया की आवाज सुन के और ये सब चीजों आवाज से भी महसूस किया जा सकता है, हवा, परिवेश से। ऐसी ही एक आपकी वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें मुंबई के गलियों में घूम के और दो ऑटो ड्राइवर का और बताते हैं कि हाँ ये आवाज आ रही है। तो बिल्कुल उस चीज से मैं कनेक्ट कर पाया। ऐसे ही कई वीडियो देखा, जिसमें सबसे ज्यादा मार्मिक जो वीडियो मुझे लगी थी आपकी, वो थी फोन वाली, आपको याद हो शायद। उम्मीद जी सर, कि ये मतलब फोन खराब तो नहीं है, देखो तो फिर इसमें मेरे बच्चों का फोन क्यों नहीं आता। जी, वो बहुत ही मार्मिक लगी थी। ऐसे ही कई वीडियो आपकी और देखी है, जैसे कि आप मुन्ना भाई में भी सफाई कर्मी के इमोशंस को बताते हैं, जैसे जन गण मन का वो गाना होता है और आप खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी जो वीडियो है, ये क्या आपके समझ की या फिर आपकी स्क्रिप्ट थी या फिर किसी ने आपको सुझाया था? ये मुझे लगता है कि आप हम कई लोगों को भ्रम होता है कि जो हम बोलते हैं उससे लोग आप समझ पाते हैं।
या किसी ने बोला उससे हम किसी को समझ पाते हैं। आपके चेहरे में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका कैरेक्टर जो है आपके चेहरे से, आपके एक एक जेस्चर से, आपके एक एक सेकंड से, उससे सामने वाले तक मैसेज पहुंच जाती है। और आपने महसूस किया होगा कि आप सामने नहीं भी हैं, आप कोसों दूर हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका मैसेज जब किसी का फोन करना है कि सोचते हैं कि इसको फोन करें, तो आप फोन करें उससे पहले उसका फोन आ जाता है। तो ये टेलीपैथी भी होती है बहुत सारी। तो आपको वही उसी तरह के किरदार दिए जाएंगे ज़्यादातर, जो कि लोगों को देख करके समझ में आता है कि इसके लिए ये फिट होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे किरदार के लिए मुझसे कहा जाता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, या ऐसे डायलॉग मुझे बोलने के लिए कहा गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो मुझे बिल्कुल मैं अपने मुंह से निकाल नहीं सकता हूँ, तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि मैं करूँगा ही नहीं आपकी फिल्म, मैं ये डायलॉग बोलूँगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये डायलॉग मैं नहीं बोलूँगा। मेरे इस उम्र में मेरे मुंह से ये डायलॉग सूट नहीं करेगा। जैसे एक गांधी जी पर कोई आज तक वालों ने कोई कार्यक्रम किया था, और वो गांधी जी जो है किसी का शेर पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं गांधी बना था, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा गांधी होकर के। मैं अपनी बेइज्जती भी एक बार बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन गांधी जी की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूँगा। तो मैंने मना कर दिया था, चाहे कुछ भी हो। बोले नहीं सर वो ऑर्डर है ऊपर से। मैंने कहा होता रहे ऑर्डर, क्या करेंगे आप। मैं बोल ही नहीं सकता, वो डायलॉग बोलूँगा नहीं मैं। तो अगर मुझे लालच होता कि मुझे ये काम मिल जाए, मुझे ये पैसे मिल जाएं, या मेरा काम छूट जाएगा, लालच होता तो मैं वो जो कहा गया वो बोल देता। लेकिन मैं अपना भी सोच भी मैं रखता हूँ, मैं जिंदा इंसान हूँ, मैं चीज़ों को समझता हूँ। तो ऐसी गलत बात कोई भी नहीं बोलना चाहूँगा जो कि लोगों के ऊपर, आने वाली जनरेशन के ऊपर बुरा असर डाले, नेगेटिव असर डाले, या बाद में मुझे गालियाँ दें कि अरे तुम तो इतनी चीप बातें करते थे और फिर ये क्यों किया। जी जी जी, आपके इंटरव्यू में मैंने ये भी देखा था कि आप जब चित्रकारी करते थे उस समय आपका इनकम और सोर्स भी ज्यादा हो गया था, ख्याति भी प्राप्त कर रहे थे। उस समय पे ये निर्णय लेना कि सब कुछ छोड़ के उसके बाद एक टूर पे निकल जाना सिर्फ एक गाड़ी से, ये सोच आपकी कहाँ से डेवलप हुई सर, कहाँ से आई, और ऐसे निर्णय कैसे ले पाए? क्योंकि सभी में ये साहस नहीं हो पाती सर। सारे सवालों का जवाब मैं पहले बिल्कुल शुरू में दे चुका हूँ। अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ते रहते हैं, सारे अच्छे पेंटर्स के बायोग्राफी पढ़ते हैं, चार्ली चैपलिन जैसे लोगों को बायोग्राफी पढ़ते हैं, उनकी फिल्म देखते हैं, तो आपको फिर कुछ अपनी तरफ से नहीं करना पड़ता। आप अपने आपकी ग्रोथ होती रहती है। तो वो पहले मैं सब उसका आपकी बात का उत्तर दे चुका हूँ। एक ही चीज़ है सबसे जरूरी। सर एक सवाल है कि शहीद दिवस आ रहा है अभी 23 तारीख को, और जैसा कि आपने काफ़ी सारी फिल्मों में जैसे गांधी का रोल किया, उस समय आप भगत सिंह या इन सब द लेजेंड ऑफ भगत सिंह एक मूवी थी जिसमें आपने काम किया था। तो मेरा एक सवाल कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो फंसा हुआ था कि जब भगत सिंह का समय था, उस समय जब वो थे, तो वो करीब हमारी ही एज के थे, मतलब यंगस्टर थे, काफी यंग थे जब। लग गई है हर्ष, अभी आ रही है क्या सर आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ, मेरा कहना है कि मेरा सवाल था कि भगत सिंह जी जब जीवित थे और जब आंदोलन चल रहा था, तो वो करीब यही 22-23 हमारी उम्र के थे। और उसी को अगर उसी सीन को जब उन्होंने काफी रिवॉल्ट की, काफी रिवोल्यूशन किया आजादी के लिए, तो उसी सीन को अगर आज की डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, तो आज भी कई युवा हैं, कई युवा संगठन हैं जो सिस्टम के खिलाफ कहीं ना कहीं एक आंदोलन छेड़ रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो उसमें आप क्या उनके भगत सिंह के आंदोलन में और आज के युवा के आंदोलन में क्या डिफरेंस है, और क्या सही है क्या गलत है, आप देखते हैं? देखिए, किसी को समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो उसके ऑपोजिट जो होती हैं, उसके जो एंटी होती हैं, या उसके फोर्सेस जो होते हैं, जो मैंने शुरू में बताया कि गांधी को ख़त्म करने के लिए, गांधी की इमेज को ख़राब करने के लिए जो फोर्सेस बहुत सारी हैं, तो उनका ये चल रहा है, लगातार चल रहा है। और सिर्फ गांधी की बात नहीं है, शहीद भगत सिंह को, जैसे फिल्मों में क्या होता है कि
प्रॉप्स होती हैं, एक टेबल लैंप हुआ, एक ग्लास हुआ, एक ये चीज रख दी, और जैसे ही वो शॉट खत्म होगा उसको हटा दिया जाता है। इसी तरह से एक्टर का जैसे ही काम खत्म होता है फिर भूल जाते हैं कि कौन किसने काम किया था। इसी तरह से आजकल नेताजी सुभाष हों, चाहे भगत सिंह जी हों, इन सबको प्रॉप्स की तरह ये नेता लोग इस्तेमाल करते हैं उसको, और जहाँ पर अपनी सुविधा के लिए उनको उनकी बुराई भी करेंगे कभी मौका पड़ जाए, और कभी उनकी पूजा भी करेंगे। तो उनके लिए वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है भगत सिंह या, और जहाँ तक युवाओं का सवाल है, युवाओं को अपनी जब तक बुद्धि से काम नहीं लेंगे, अपने सेंसेस डेवलप नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो भी उसी में शामिल होते रहेंगे, भेड़ हो जाएंगे, इंसान नहीं रहेंगे, वो सिर्फ भेड़ होंगे। जिस तरफ हाँका गया उनको उस तरफ से उसी तरफ को चल देंगे सबके सब, और वो हो रहा है, आपके सामने देख रहे होंगे आप। जी जी बिल्कुल। सर हाँ सर। हाँ आ गया। हाँ हर सुन आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। हाँ हाँ। तो एक सवाल जो मेरा था कि फोटोग्राफी एज अ फोटोग्राफर अगर मैं आपसे पूछूं तो हाँ। आप सेल्फी कल्चर जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, सेल्फी कल्चर, उसको हाँ। किस तरह से देखते हैं? ये नार्सिसिज्म तो आप समझते हैं ना, नार्सिसिज्म। हाँ हाँ। ये नार्सिसिज्म है, क्योंकि जब ज्यादातर लोग अपने आप को शीशे में देखते हैं, और हर कोई अपने आप को बहुत सुंदर मानता है शुरू शुरू में, और शीशे में उनको लगता है एक्टर को उनके कोई आदर्श होते हैं, कोई एक्टर उनके आदर्श होते हैं, तो वो कहते हैं अब मुझे भी बम्बई जाना है, एक्टर बनना है, तो देखते हैं शीशे में और कहते हैं ऐसे ही, तो हंसते हैं, खुद हंस दिया, ऐसे गुस्सा करते हैं और सोचते बस हम हो गए एक्टर, अब हम बम्बई चला जाना चाहिए। तो ये नार्सिसिज्म है। इसी तरह से वो अगर मान लीजिए वो नहीं कर पाए, तो कम से कम अपनी तस्वीरें तरह तरह की खींचते रहे, और उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा होता है इसमें, जैसे टिकटॉक वगैरह है कुछ, शायद पता नहीं क्या क्या है इस तरह के, तो ये इतने लोग बना बना करके वो भेजने लग गए जिस फूहड़पन की चीजें, तो उसमें लोगों को, अगर लोगों की कमी नहीं है, तो उनको इंटरेस्ट भी आने लगा, तो उनकी बिजनेस बढ़ रही है, तो वो और ज्यादा प्रमोट करते हैं इस तरह की बिजनेस को। तो सेल्फीज लेना इसमें बुरी बात नहीं है, सेल्फीज लेने में कोई बुरी बात नहीं, अगर वो आर्ट के साथ जुड़ी हुई है तो ठीक है, वरना बहुत ज्यादा सेल्फीज लेना वो नार्सिसिज्म है। जी जी बिल्कुल। मैं समझ पा रहा हूँ सर। और एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज इतने इतने समय बाद, इतने सालों बाद, आप अपने आप को एज अ पर्सन किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, और मैंने खूब गलतियां भी की हैं, बहुत सारे नुकसान भी किए हैं,
और सब कोई करता है और वो उसको छुपाते रहते हैं। मुझे छुपाने में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के लगता है कि मैं बहुत सफल, क्योंकि सफलता के अलग अलग मापदंड होते हैं ना, कि इतना नाम हो गया तो सफल हो गए, इतने पैसे हो गए तो सफल हो गए। मेरा जो सोच रहा, मैं अपना सोच के अनुसार चलता रहा, ये मेरी सबसे बड़ी सफलता है। कि अगर घर होता तो मुझे बार बार वहां पे जाना पड़ता, कहीं भी घूम घाम करके फिर वहां जाता। अब मैं जहां जाता हूँ वहां पर मैं अपना घर समझने लग जाता हूँ। आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं अभी अभी आपसे को देख रहा हूँ या आपसे बातचीत कर रहा हूँ या रोहित से बातचीत कर रहा हूँ। मैं सबके साथ जुड़ा हूं, तो इस तरह से मैं अपने आप को एक सफल व्यक्ति और संतुष्ट व्यक्ति मानता हूं। जी संतुष्ट हूं, संतुष्ट हूं अपने जीवन से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने जो पहला सवाल किया था, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि संतुष्ट अगर आप हैं अपने जीवन से, इतने जितने भी पढ़ा आपने पार किए, ये एक कहीं ना चीज कहीं और एक मैं बताना उपलब्धि है। चाहूंगा, एक चीज और बताना चाहूंगा जो जी जी। कहीं जिक्र नहीं आया पूरे उसमें। बचपन से लेकर आज तक अगर सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरा कोई रहा है तो वो कबीर रहे हैं और नानक, दो लोग। जी तो इनको अगर बचपन से सुनते आए हैं, उनको ध्यान देते रहे उनकी बातों पर, तो जब उनको अगर अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं, तो हालांकि उन पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, लेकिन वो किताबें भी मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि अरे इनने शायद पूरी तरह से नहीं बहुत इतनी मोटी किताब तो लिख दी, लेकिन पूरी तरह से शायद उनको नहीं समझ पाए, क्योंकि कबीर होना इतना आसान काम नहीं है, हर कोई कबीर नहीं हो सकता है। लेकिन वो इंस्पायर करते हैं, नानक है। तो उससे जैसे वो एक है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए सो साहन के साथ। तो जब आपकी जरूरतें कम हो जाती हैं, जब आपकी कोई वो एम्बिशंस नहीं रह जाते हैं, सिवाय इसके कि आपको अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना है, संसार में जितने दिन की थोड़ी देर के लिए आए उसको देखना है, तो तब फिर आपको किसी से कोई फिर परेशानी नहीं रहती, और अपने आप से भी नहीं फिर आप असंतुष्ट होते हैं, और या अपने आप से भी फिर अपने आप को माफ करते रहते हैं, और माफ करते रहना चाहिए, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। हम कई बार इतना कहा जाता है कि इतना प्रायश्चित, इतनी बड़ी गलती कर दी, प्रायश्चित करो। मैं प्रायश्चित में विश्वास नहीं करता। हुई है गलती, उनको मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबके साथ होती हैं, आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए पश्चाताप करने में सबसे ज्यादा समय नष्ट होता है। तो पश्चाताप क्या करना है, समझ लो चीजों को, आगे बढ़ो। जी जी बिल्कुल। सर, आपने किताबों की बात करी, इंस्पिरेशन की बात करी, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ 5 किताबें और 5 ऐसी फिल्में हमें रिकमेंड करें जो हमें देखनी ही चाहिए या पढ़नी ही चाहिए किताब। सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो सर, आप म्यूट पर हैं शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट अनम्यूट करना होगा। सर आपको, हेलो सर, आपको अनम्यूट करना होगा, आप म्यूट पर हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आपको अनम्यूट करना होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही आवाज, आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। हेलो, हाँ सर, अभी आ रही है आवाज। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है।
सर आप म्यूट पर हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अ, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वीडियो साफ दिख रहा है। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो। हेलो, हाँ पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज सर। नहीं, मुझे भी नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है, अभी लेकिन हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर अभी। मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको सुन सकता हूँ सर, अभी आ रही है साफ। तो सर मेरा सवाल ये था कि हेलो। ऐसी कोई 5 किताबें और 5 मूवीज जो सबको देखनी चाहिए और हाँ सबको पढ़नी चाहिए। हेलो। हेलो हाँ सर, मेरा एक सवाल है हाँ। आपसे। क्या मेरी क्या आवाज आ रही है? आ रही, आवाज आ रही? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो। आ रही, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ हाँ आ रही आवाज? हेलो। हाँ हाँ आ रही आवाज? अभी आ रही? हाँ सर, अभी आ रही है आपकी हाँ, आवाज। क्या कह रहे बताइए। मेरा सवाल था कि ऐसी कोई 5 किताबें जो सबको पढ़नी चाहिए और ऐसी कोई हाँ 5 मूवीज जो सबको देखनी चाहिए। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज, आपकी भी आ रही है। हाँ 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 हाँ। आपको मेरा प्रश्न देखिए, सुनाई दिया क्या? मैंने एक राइटर का नाम लिया है, दोस्तोयेव्स्की। ओके। हाँ जी जी। हाँ। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप कुछ राइटर का नाम बता रहे थे, आप बोलिए सर। जैसे किताबों में से एक है, शेष प्रश्न जरूर पढ़नी चाहिए। शेष प्रश्न आपने पढ़ी होगी। शरतचंद्र। नहीं नहीं, शेष प्रश्न किसकी किताब है सर? हेलो। हम आपको सुन पा रहे हैं सर। नहीं, वो प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है कुछ। हम बाद में बात करते हैं, फिर कभी फोन पे बात हाँ जी करते हैं। सर, ठीक है, जी जी बिल्कुल सर। ठीक। तो हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं समापन करें। फाइनली। हाँ जी बिल्कुल सर, श्योर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आपने जितने भी हमारे सवालों के जवाब दिए, हम उनसे काफी प्रेरणा ले सके और हमें काफी अच्छा लगा ये सेशन करके आपके साथ। और हम उम्मीद करेंगे कि आप कभी सागर आएं और हम आपसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर सकें। और थैंक यू सो मच सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। चलिए, आप लोग मस्त रहें, पढ़ाएं खूब और संपर्क बनाए रखें। आप लोगों से बात करके जी अच्छा जी लगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गए, आप बाद में भी फोन पे जी मुझसे जी बातचीत कर सकते हैं। जी जी, ठीक है, जरूर सर, बिल्कुल सर। जी जी ठीक, बिल्कुल, ओके। थैंक यू सो मच सर। अच्छी बात। ओके, थैंक यू सर। फेसबुक पर जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही थी, उसके हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले एपिसोड में अगले संडे को एपिसोड 16 में हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने किसी एक नए गेस्ट के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल जो आप फेसबुक पर पोस्ट करते हैं हम वो भी सम्मिलित कर सकें अपने सेशन में। धन्यवाद। चलिए।